हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हम लोगों का चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया है। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में एसएम शुक्ला का बुक कंटिन्यू करते हुए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। हार्डली 4 क्वेश्चन बाकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में कंपनी जब उसका फाइनेंशियल पोजीशन खराब होता है या वॉलेंटरली वो अपने आप को बंद करना चाहती है, तो वो डायरेक्ट अपने आप को बंद नहीं कर सकती है। पहले उसको कोर्ट से क्या लेना पड़ता है? हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि हमको बंद करने का अनुमति दिया जाए, परमिशन दिया जाए, ताकि हम बंद कर सके अपने आप को। और कोर्ट जब उसको परमिशन दे देता है तो कोर्ट अपने तरफ से एक आदमी को भेजता है जिसका नाम क्या होता है? लिक्विडेटर। और फिर वो लिक्विडेटर कंपनी के पास आता है और उसके एसेट्स को बेचता है और लायबिलिटीज का पेमेंट होता है। सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि लिक्विडेशन में यही प्रोसेस चलता है। अब एक बात सोचिएगा, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा हो भी सकता है। कोर्ट है, हम हाई कोर्ट है, हम एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किए जिसका नाम है ए। एक लिक्विडेटर है कौन? मिस्टर ए। ये कौन अपॉइंट किया है? हम बोले सर इसको हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया। तो मिस्टर ए आएगा और मिस्टर ए आकर के कंपनी, जो भी कंपनी का नाम समझ लीजिए कि सर कोई XYZ लिमिटेड है, उस कंपनी को बंद करना है, वो आएगा, एसेट्स बेचेगा और लायबिलिटी का पे ऑफ कर देगा। हम बोले बिल्कुल। क्या ये एक इंडिपेंडेंट आदमी है? हम बोले हां। ये तो सबसे प्राइम ये होना चाहिए कंडीशन है कि जो लिक्विडेटर होता है उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। वो आएगा, काम करेगा और चला जाएगा, उसको कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आप एक सोचो, कंपनी में कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बैंक के लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस वाले होते हैं, इक्विटी वाले होते हैं। अब आप हमको समझिएगा कि सर हम है लिस्ट में खड़ा लाइन में आदमी। जैसा हम लोग जानते हैं कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर लाइन में खड़ा होता नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लिक्विडेटर है। वो तो बोलता है भाई हम तो सिक्योर्ड है, कंपनी बंद होगा, हम तो बेचेंगे, पैसा लेंगे और निकल लेंगे, उसको डर नहीं लग रहा है। लाइन में जो लगे हुए लोग हैं, हम उन्हीं में से एक आदमी है जिसका नाम है डिबेंचर होल्डर। हम कौन है? डिबेंचर होल्डर। और हम मिस्टर ए को देखते ही पहचान गए कि भाई ये तो वही आदमी है जिसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। हम कौन है कंपनी में? डिबेंचर होल्डर, और मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। हमको पता है कि भाई लाइन में सबसे आगे हम खड़े हैं, एसेट्स बिकेगा, हमको पैसा मिलेगा। लेकिन जब हम लिक्विडेटर को देखते हैं तो लिक्विडेटर को देखते ही हम पहचान लेते हैं, वो भी हमको पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है और हम उसको क्यों जानते हैं? क्योंकि सर मेरा और लिक्विडेटर के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, किसी तरह का विवाद है। हम कहानी सुना रहे हैं आपको कि सर क्यों, जो बात कहना चाहते हैं वो इस कहानी के थ्रू आप समझ जाइएगा। हम डिबेंचर होल्डर है, हम मिस्टर ए को देखें और देख के समझ गए अरे यार ये है लिक्विडेटर, ओहो इससे मेरा झगड़ा चल रहा है। लिक्विडेटर भी हमको देख रहा है, अच्छा तुमको पैसा लौटाना है, बताते हैं तुमको आज। तो लिक्विडेटर क्या करता है? वो आता है और वो आकर के एसेट्स को औने पौने दाम पे बेचने लगता है। वो औने पौने दाम में क्यों बेचेगा सर? वो बदला लेना चाहता है डिबेंचर होल्डर से। वो बोला अच्छा तुम ही है ना जो हमको उस दिन गाली दिया था, हमको थप्पड़ मार दिया था रोड पे, तुमको बताएंगे आज हम तेरा सब पैसा डुबवा देंगे। हम इतना कम में एसेट्स को बेचेंगे कि तुम्हारा मैक्सिमम अमाउंट फंस जाएगा। क्या डिबेंचर होल्डर को ऐसा रियलाइज हो रहा है? हम बोले हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम उसका लक्षण देख रहे हैं कि सर जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है अपना ड्यूटी को, वो क्या कर रहा है, जो एसेट्स 1 लाख का है 10,000 में बेच दे रहा है। जबकि हमको लगता है कि अगर वो मेहनत से बेचता तो वही एसेट 50,000 में बिक जाता। कंपनी के पास लिक्विडेटर जब उसका एसेट्स रियलाइज कराएगा, जो पैसा इसके पास आएगा उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम बोले सर डिबेंचर होल्डर को लगता है कि भाई ये लिक्विडेटर सही नहीं है। तो डिबेंचर होल्डर या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके पास एक रिलीफ है कि सर डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स वापस हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वो एक अपील लगा सकते हैं
कि कृपा करके आप मेरे लिए एक अलग लिक्विडेटर अपॉइंट कर दीजिए, हमको इस लिक्विडेटर्स पे विश्वास नहीं है। हाई कोर्ट अपना उसका पक्ष जानना चाहेगा, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर के ये बोल सकता है कि जज साहब आप हमको इस आदमी के जगह कोई और लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि जब जाके डिबेंचर होल्डर ऐसा बोलेगा तो डिबेंचर होल्डर के ऐसा बोलने से क्या जज इसको हटा देता है? नहीं, जज इसको हटाता नहीं है। जज बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा कुछ अपना ही इशू है, तो हम तुम्हारे लिए कोई नया लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं, उसका नाम होगा रिसीवर। यह भी जस्ट लाइक लिक्विडेटर होता है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है, जज बोला कि ठीक है हम तुम्हारे लिए एक नया लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं जिसका नाम होगा रिसीवर। जो पुराना लिक्विडेटर है वो वैसे ही खड़ा है। इसका पर्पस क्या है? यह भी सारा लक्षण लिक्विडेटर वाला ही रखता है, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी है वो वहां आगे खत्म हो जाएगा जो आदमी इसको अपॉइंट करवाया। जैसे हम डिबेंचर वाले, तो जब लिक्विडेटर आएगा उससे पहले रिसीवर आ जाएगा कंपनी के पास। वो लिक्विडेटर को रिसीवर रोक देगा, वो अपना हाई कोर्ट का कागज लाएगा, बोलेगा लिक्विडेटर जी थोड़ा रुक जाइए, पहले हम थोड़ा बिजनेस को संभाल ले, थोड़ा लिक्विडेशन का प्रोसेस हम कर ले, क्योंकि हमको हाई कोर्ट इस आदमी के लिए अपॉइंट किया है। तो रिसीवर आएगा, लिक्विडेटर रुक जाएगा, बोला ठीक है चलो पहले तुम काम कर लो। रिसीवर आएगा, एसेट्स बेचेगा। क्या वो सारा एसेट्स बेचेगा? ना ना ना, वो सिर्फ उतना ही एसेट्स बेचने में इंटरेस्टेड है जिससे उस आदमी का वो पेमेंट करा दे जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ था। जैसे अगर हम डिबेंचर होल्डर है, हम हाई कोर्ट में अप्लाई किए, हाई कोर्ट हमको ठीक है एक पर्सन अलग से दे दिया, उसका नाम क्या हो गया? रिसीवर। तो रिसीवर आएगा, वो एसेट्स बेचेगा। क्या वो सारा एसेट्स बेचने लगेगा? ना ना ना, उसको तो पता ही है कि जो आदमी हमको अपॉइंट किया है उसको कितना पैसा देना है, तो वो उसी के हिसाब से एसेट्स बेचेगा, क्योंकि एसेट्स बेचना भी तो काम है। हम उतना ही काम करेंगे जितना काम मेरे लिए जरूरी है, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? तो रिसीवर आता है और वो आकर के क्या करता है? कुछ एसेट्स को बेचता है और जो आदमी उसको अपॉइंट कराया था उसका पेमेंट कर देता है। उसके पेमेंट करने के बाद वो बाकी लोगों का पेमेंट नहीं करता है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए कौन खड़ा है? लिक्विडेटर। अगर डिबेंचर वाला इसको अपॉइंट करवाया है तो ये सिर्फ डिबेंचर वालों का पेमेंट करेगा, उसके बाद वो किसी का पेमेंट नहीं करेगा। तो सवाल उठता है कि सर मान लीजिए डिबेंचर वालों का बाकी है 10,000, रिसीवर एसेट्स बेच के कलेक्ट किया 15,000, 10,000 वो पे कर देगा, इसका अपना रेम्यूनरेशन कमीशन भी होगा। हम बोले हां। ये भी कुछ लिक्विडेशन में खर्चा किया होगा। हम बोले हां। वो सब काटने के बाद भी सर मान लीजिए 4,000 रुपया इसके हाथ में बच गया, ये क्या अपने पॉकेट में चल जाएगा? ना ना ना, रिसीवर जो पर्सन उसको अपॉइंट कराया था उसको पेमेंट करने के बाद जो पैसा उसके पास बच जाता है वो पैसा वो रिसीवर लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर देता है। वो लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर जी ये पैसा बच गया है, मेरा काम खत्म, हमको जो पर्सन अपॉइंट करवाया था हम उसका पेमेंट करवा दिए हैं, ये पकड़िए आपका बैलेंस पैसा, और बाकी का जो क्रेडिटर्स बाकी है, बाकी का जो एसेट्स बाकी है वो सारा काम आप कीजिए, बाकी बचा हुआ एसेट्स आप बेचिए, बाकी बचा हुआ लायबिलिटी को भी आप पे कीजिए। यहां तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं कि हां सर ऐसा हो सकता है, सच में ऐसा होता भी होगा कि हो सकता है कि जो लिक्विडेटर है वो हमको पसंद नहीं है, किसी भी कारण से मेरा कोई झगड़ा चल रहा है या हमको उस पर शक है या हमको उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ये जिस औने पौने दाम में एसेट्स बेच रहा है उस औने पौने दाम में तो मेरा पैसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक लाइन लगा हुआ है, लाइन में पहले कौन खड़ा है? बोले सर लाइन में सबसे पहले लीगल खर्चा पेमेंट हुआ, उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पेमेंट हुआ, लिक्विडेशन का खर्चा पेमेंट हुआ, उसके बाद डिबेंचर का पेमेंट होगा, उसके बाद क्रेडिटर का नंबर आएगा, उसके बाद प्रेफरेंस वाला आएगा, लास्ट में इक्विटी वाला आएगा। तो हो सकता है ना कि डिबेंचर, या देखिए सबसे ज्यादा रिलैक्स में कौन बैठा हुआ है? शेयर होल्डर, क्योंकि उनको पता है कि देखो दोस्त यहां तक पैसा पहुंचेगा इसका उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अगर कंपनी के पास इतना पैसा होता तो फिर वो बंद ही क्यों होता? कंपनी के पास पैसा नहीं है, शेयर होल्डर्स तो मान के ही बैठे होते हैं कि दोस्त मेरा पैसा तो डूबा,
तो वो कभी कोर्ट में नहीं जाता है कि ना ना हमको लिक्विडेटर पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है भाई हमको क्या फर्क पड़ता है, लिक्विडेटर मिस्टर ए रहे या अमिताभ बच्चन रहे, हमको क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे पास पैसा पहुंचेगा, इसका गुंजाइश बहुत कम है, और अगर पहुंचेगा भी तो इतना छोटा अमाउंट पहुंचेगा कि वो मिलना ना मिलना कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो मेनली लिक्विडेटर से प्रॉब्लम किसको हो सकता है? हम बोले एक तो डिबेंचर वालों को प्रॉब्लम हो सकता है या फिर अनसिक्योर्ड वालों को प्रॉब्लम हो सकता है। यहां तक बात ठीक। अगर डिबेंचर वालों को प्रॉब्लम हुआ तो डिबेंचर वाला लाइन में सबसे पहले खड़ा होता है। आपको याद ही होगा कि हां सर, जो लीगल एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है और लिक्विडेशन एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट में तो होते ही नहीं है, ये तो लिक्विडेशन के प्रोसेस के समय आ जाते हैं। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी में सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा हो जाता है? डिबेंचर होल्डर। उसके नीचे कौन खड़ा होता है? अनसिक्योर्ड। उसके नीचे प्रेफरेंस, उसके नीचे इक्विटी। तो प्रेफरेंस इक्विटी बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता मिस्टर ए रहे, मिस्टर बी रहे या शाहरुख खान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को या अनसिक्योर्ड वालों को इनसे दिक्कत होता है कि अगर ये परफॉर्म अच्छा ना करे अपनी ड्यूटी को, औने पौने दाम में बेच दे, तो डिबेंचर वालों का पैसा फंस सकता है, क्योंकि अगर पैसा ही कम रियलाइज हुआ है तो मिलेगा भी कम। तो या तो हाई कोर्ट के पास डिबेंचर होल्डर जाते हैं इन जनरल, या फिर अनसिक्योर्ड जाते हैं। अगर डिबेंचर वाला गया तो डिबेंचर वाला अपने लिए किसको ले आया? रिसीवर को ले आया। तो रिसीवर आएगा, वो कुछ एसेट्स बेचेगा, अगर कोई लीगल खर्चा है पे करेगा, अगर कोई रेम्यूनरेशन है इसका ऑफकोर्स होना ही चाहिए वो पे करेगा, कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस ये किया है वो पे करेगा, और फिर ये भी वही लिस्ट फॉलो करेगा। तो हम बोले सर क्योंकि इसको डिबेंचर वाला अब ये कराया है, अपॉइंट कराया है, तो सबसे पहले लाइन में डिबेंचर वाला ही खड़ा होता है। तो रिसीवर क्या करेगा? डिबेंचर वालों को उसका पेमेंट कर देगा, और बाकी बचा हुआ पैसा किसके हाथ में आ जाएगा? लिक्विडेटर के हाथ में। और फिर लिक्विडेटर, क्योंकि डिबेंचर पे हो चुका है, तो डिबेंचर के बाद किसका नंबर आएगा? अनसिक्योर्ड। तो लिक्विडेटर क्या करेगा? वो बोलेगा रिसीवर से इतना पैसा मिला और बाकी एसेट्स वो बेच के पैसा लाएगा, फिर वो अनसिक्योर्ड को पे करेगा, प्रेफरेंस को पे करेगा और इक्विटी को पे करेगा। सर क्या लिक्विडेटर के जब पेमेंट करना शुरू करेगा तो क्या इसका कोई लीगल खर्चा, इसका रेम्यूनरेशन नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा, वो तो सबसे पहले पे करेगा ये, लेकिन फिर डिबेंचर को पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर वाला को ऑलरेडी ये पे कर चुका है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर वालों को इससे दिक्कत ना हो लेकिन अनसिक्योर्ड को दिक्कत हो? हम बोले हां ऐसा हो सकता है। तो सर फिर हाई कोर्ट अनसिक्योर्ड चला जाएगा? हम बोले हां बिल्कुल चला जाएगा। तो फिर वो अपने लिए रिसीवर ले आएगा? हम बोले बिल्कुल। तो सर एक बात सोचिए, अगर अनसिक्योर्ड वाला अपने लिए रिसीवर ले आएगा तो फिर तो उसका पहले पेमेंट हो जाएगा। हम बोले ना ना ना, पहले कभी पेमेंट नहीं हो सकता है। वो जो सीरीज आपको हम लिखवाए थे, रैंक लिखवाए थे कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, रिसीवर भी उसी रैंक को फॉलो करता है। अगर सपोज कीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हाई कोर्ट से रिसीवर ले आया, तो रिसीवर के आते ही लिक्विडेटर क्या हो जाता? शांत बैठ जाता, वो बोलता तुम ही काम करो पहले। तो रिसीवर को कौन बुलाया है? अनसिक्योर्ड। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? अनसिक्योर्ड के लिए, कि सर ये अनसिक्योर्ड को पेमेंट करवाएगा। तो रिसीवर आएगा, एसेट्स बेचेगा, पैसा कलेक्ट करेगा, फिर वो रैंक को फॉलो भी करेगा। पहले वो किसको पे करेगा? लीगल एक्सपेंस, उसके बाद अपना रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन का खर्चा, उसके बाद डिबेंचर को पे करना पड़ेगा। ये कभी मत सोचिएगा कि जो उसको लेके आएगा पहले उसको पेमेंट होगा, ना ना ना, ये भी रैंक को फॉलो करेगा। मतलब अनसिक्योर्ड अगर रिसीवर को बुलाया है तो अनसिक्योर्ड को पहले पेमेंट नहीं होगा। ये रिसीवर जो आया है वो पेमेंट करने के समय वो बोलेगा भाई अनसिक्योर्ड से पहले डिबेंचर का पेमेंट होता है, तो रिसीवर को पहले डिबेंचर वालों को पेमेंट करना पड़ेगा जिसका फ्लोटिंग चार्ज है एसेट्स के ऊपर। डिबेंचर को पे करने के बाद फिर अनसिक्योर्ड का नंबर आएगा और अनसिक्योर्ड को वो पेमेंट करेगा, और फिर फाइनली जो पैसा इसके पास बच जाएगा वो पैसा किसको दे देगा? लिक्विडेटर को दे देगा। बात ठीक? यहां तक मेरे पास समझ में आता है? तो सर पता कैसे चलेगा कि रिसीवर अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ? क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वहां आपको बोलेगा कि रिसीवर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए और फिर बोलेगा लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाइए। तो रिसीवर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनेगा? जब कोई डिबेंचर होल्डर वाला या अनसिक्योर्ड वाला रिसीवर अपने लिए अपॉइंट करवाएगा। याद रखिएगा रिसीवर भी जस्ट लाइक लिक्विडेटर ही होता है, वो भी अपने
ड्यूटी को जो परफॉर्म करता है वो जस्ट लाइक लिक्विडेटर करता है, और वो भी उसी रैंक को फॉलो करता है जिसको लिक्विडेटर फॉलो करता है। तो अगर रिसीवर को अनसिक्योर्ड बुला के लाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनसिक्योर्ड को पहले पे कर देंगे, पेमेंट उसी रैंक में होगा। पहले किसका पेमेंट होगा? डिबेंचर वालों का, उसी के बाद नंबर आ सकता है किसका? अनसिक्योर्ड का। बात ठीक। और अगर डिबेंचर वाला अपॉइंट करवाया तो डिबेंचर वाला तो पहले लाइन में खड़ा होता है, पहले उसका पेमेंट हो जाएगा, फिर जो सरप्लस पैसा बचेगा वो किसको चला जाएगा? लिक्विडेटर। तो मोटा मोटी कहने का बात यह है सर कि रिसीवर को जो लाइबिलिटी अपॉइंट करवाता है, रिसीवर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस उसी लाइबिलिटी तक है। हम बोले हां, रैंक को ये भी फॉलो करता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी लाइबिलिटी तक को पे करवाने का है। जैसे ही वो लाइबिलिटी पे हो जाता है, ये बोलता है मेरा काम खत्म, हम अपना जॉब कर चुके, सरप्लस पैसा वो लिक्विडेटर को पकड़ा देता है हाथ में और बोलता है टाटा बाय बाय, हम चले। और कोर्ट में जाकर के वो अपना जो पेपर वर्क होता है वो सबमिट कर देता है कि सर हम अपना काम कर चुके। बात समझ गए आप मेरा? इसी पे हमारे पास क्वेश्चन साइड में भी एक क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे तो अब आपको क्लैरिटी रहेगा। तो एक बात सोचिए, जब रिसीवर अपॉइंट होगा तो पहले क्या बनाएंगे? पहले रिसीवर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, और इसमें जो पैसा बच जाएगा रिसीवर के पास वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? लिक्विडेटर को, और फिर लिक्विडेटर बनाएगा। जिस आदमी को रिसीवर पे कर चुका होगा उसका पेमेंट पक्का बात है लिक्विडेटर तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पे हो चुका है। जब वो पे हो चुका है तो लिक्विडेटर उड़ देगा, लिक्विडेटर उसको देगा जिसको पेमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक बात। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 14। डेट का चक्कर हो सकता है क्योंकि मेरा बुक थोड़ा पुराना है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में भी सेम वही है, फिगर भी सेम है। बस हो सकता है कि आपके बुक में डेट 2019 लिखा हो, मेरे में 2014 लिखा है। लिखा है ए लिमिटेड गॉट इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड ऑन 31 मार्च 2014, मेरे में 14 है, हो सकता है आपके में 19 हो। ए रिसीवर वाज अपॉइंटेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स। बोल रहा है एक रिसीवर अपॉइंट हुआ है, किसके द्वारा? बाय द डिबेंचर होल्डर्स अंडर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट विच प्रोवाइड ए फ्लोटिंग चार्ज। बोल रहा है ये डिबेंचर कौन से हैं? जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है। तो याद रखिएगा, डिबेंचर वाला अपॉइंट कराया है। डिबेंचर वाले कौन है? जिसके पास फ्लोटिंग चार्ज है। तो हम बोले सर जिस भी लायबिलिटी के पास फ्लोटिंग चार्ज होगा वो ट्रीट होगा जस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज जो भी होगा सबका सब किस में आ जाएगा? डिबेंचर के अंदर आ जाएगा। सर ये भी डिबेंचर की तरह ही लायबिलिटी है, तो ये भी अपना पेमेंट किससे करवाएगा? रिसीवर से ही कराएगा। ठीक बात। तो डिबेंचर होल्डर का मतलब सिर्फ डिबेंचर को पे करना नहीं, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कि वैसे तमाम लायबिलिटीज जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज होगा वो सब रिसीवर को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी रैंक में खड़ा हो जाएंगे। तो सर आप डिबेंचर वाला अपॉइंट कराया है, तो जो रिसीवर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक पे करने का है? कि सर डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज वाले लायबिलिटी तक पे करने का है, उसके बाद ये पे नहीं करेगा। बोले ठीक। ए रेजोल्यूशन ऑफ वॉलंटरी वाइंड अप वेयर पास्ड ऑन 30th of April 2014 when a liquidator was appointed. The following is the summary of the company position on 31st March 2014. बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में है 206% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच 80 पैसा कॉल्ड अप, और कॉल्स इन एरियर 20 पैसा ऑन 5000 शेयर्स 1000। तो सर कॉल्स इन एरियर भी चल रहा है कितने शेयर्स पे? 5000 शेयर्स पे। कितने का कॉल्स इन एरियर है? 1000 रुपया का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लॉस दिया हुआ है 51,225। नॉन करेंट लायबिलिटी में है 5% डिबेंचर और इंटरेस्ट अक्रूड। बैंक लोन है एट द रेट 1.5 मतलब 5.5% का इंटरेस्ट है। ध्यान सुनिएगा, कोलेटरली सिक्योर्ड बाय डिपॉजिटिंग डिबेंचर वर्थ ₹10,000 रैंकिंग इक्वली विद द एबव। बोल रहा है ये जो बैंक लोन है उसके लिए आप डिबेंचर दे चुके हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, और ये जो डिबेंचर आप दिए हैं ये वही डिबेंचर है, उसी रैंकिंग का डिबेंचर है जो आपका ऊपर है। तो इसका मतलब हुआ सर कि जो बैंक लोन है उसके पास जो सिक्योरिटी है वो फ्लोटिंग चार्ज वाला है। हम बोले हां। तो सर बैंक लोन भी अपने आप में एक तरह का फ्लोटिंग चार्ज रखा है। हम बोले बिल्कुल, क्योंकि जो सिक्योरिटी बैंक को मिला है वो फ्लोटिंग चार्ज अपने अंदर रखता है। तो सर
जो रिसीवर है वो डिबेंचर का भी पेमेंट करेगा और ये जो बैंक लोन है उसका भी पेमेंट करेगा। बैंक लोन क्यों करेगा? क्योंकि सर बैंक लोन भी रैंक करता है सेम एज एबव डिबेंचर, मतलब वो भी क्या है, फ्लोटिंग चार्ज वाला। तो फ्लोटिंग चार्ज जिस भी लायबिलिटी में है वो सब डिबेंचर के साथ पेमेंट हो जाएगा। तो सर रिसीवर को इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है करेंट लायबिलिटी जिसमें लिखा है ट्रेड पेबल, टोटल है 1,60,095 रुपीज। एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। अब नीचे क्रेडिटर कंप्राइज्ड एज फॉलोज बोल रहा है, जो ऊपर में आप क्रेडिटर ट्रेड पेबल पढ़े थे उसके अंदर ये सारे चीजें हैं। नंबर 1 लोकल टैक्स, ये क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सेल्स टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, गवर्नमेंट को देना होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, सर ये प्रेफरेंशियल नहीं होता है, तो ये अदर में आ जाएगा। डायरेक्टर्स फी 3,000, ये भी अदर में आएगा। इनकम टैक्स, सर ये प्रेफरेंशियल है, गवर्नमेंट को देना होता है। लोन बाय अ डायरेक्टर टू इनेबल पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 2600, तो बोल रहा है सर सैलरी देने के लिए लोन लिए थे डायरेक्टर से, तो सर ये प्रेफरेंशियल बन जाएगा क्योंकि सैलरी के लिए आप लिए हैं। कितने का? 2600 का। और बाकी क्रेडिटर कितना है? 75,567। तो हम बोले सर इतने सारे नाम में जो प्रेफरेंशियल है उनको जोड़ लीजिए तो प्रेफरेंस का पैसा मिल जाएगा। और बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ है उसमें से आप प्रेफरेंशियल घटा दीजिए तो अदर अपने आप मिल जाएगा। हम बोले हाँ, इस पे फिर बात करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। द रिसीवर कलेक्टेड, रिसीवर मतलब वही सर जिसको डिबेंचर होल्डर अपॉइंट करवाया है। द रिसीवर कलेक्टेड 12,490 रुपीज फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो रिसीवर आया है वो 12,490 रुपया ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट कर लिया है। एंड सोल्ड सम ऑफ द इन्वेंट्रीज फॉर 30,792, और थोड़ा बहुत इन्वेंट्री भी बेच दिया है 30,792 में। हिज एक्सपेंसेस एंड रेम्युनरेशन अमाउंटेड टू 2,800, बोल रहा है उसका रेम्युनरेशन और खर्चा 2,800 रुपया का आया है। तो क्या सबसे पहले वो अपना ही पैसा लेगा? हाँ, उसके बाद वो पेमेंट करेगा किसी और को। फिर लिखा है ऑन 30 जून 2014 he made all his obligatory payment and transfer the balance to the liquidator। क्या बोला है? 30 जून को रिसीवर पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? तो सर जो उसको अपॉइंट कराया होगा। कौन उसको अपॉइंट कराया है? डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और बैंक लोन, क्योंकि सर बैंक लोन फ्लोटिंग चार्ज की तरह ही है क्योंकि उसके पास सेम वही सिक्योरिटी है। तो सर इसका मतलब हुआ कि रिसीवर जो है डिबेंचर वालों को और बैंक लोन को पेमेंट किया है 30 जून को। बोले बिल्कुल। ऊपर में डेट क्या था दोस्त, थोड़ा फिर से पढ़ो तो ऊपर में बैलेंस शीट का डेट क्या था? बैलेंस शीट का डेट था 31 मार्च। 31 मार्च 2014 का डेट है बैलेंस शीट का, और क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट हुआ है 30 जून को। तो क्या 3 महीना का डिले हुआ है पेमेंट में? हां। तो क्या 3 महीने का डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या 3 महीने का बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट का रेट मालूम होगा तो आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट बैंक लोन को भी देना पड़ेगा, 3 मंथ का इंटरेस्ट डिबेंचर वालों को भी देना पड़ेगा। ठीक बात। क्यों देना पड़ेगा? डिले कर रहे हैं भाई। 31 मार्च को बिजनेस बंद हुआ है, 30 जून को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 3 महीना डिले हो रहा है, 3 महीने का इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा वो अपने पैसे पर, और बाकी बचा हुआ पैसा लिक्विडेटर को दे देंगे। तो इसका मतलब वो सर रिसीवर का कहानी यहीं तक था। अब इसके बाद जो कहानी है वो किसका होगा? लिक्विडेटर का। पढ़िए आगे। द लिक्विडेटर रियलाइज 42,886 फ्रॉम द फिक्स एसेट्स। तो अब लिक्विडेटर अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई हम 42,886 रुपया में फिक्स एसेट्स को बेच दिए। 28,339 फ्रॉम द रिमेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कितने में बेच दिए? 28,333। एंड कलेक्टेड रेस्ट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल इन फुल, और बोल रहा है बाकी जो बचा हुआ ट्रेड रिसीवेबल है उससे हमको पूरा पैसा मिल गया। ठीक। ही मेड ए फाइनल कॉल, जो आपका लिक्विडेटर है उसने फाइनल कॉल भी किया है। द कॉल वाज पेड इन फुल बाय ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट वन हु ओड 1,000 फॉर कॉल्स इन एरियर बिकॉज ही कुड नॉट बी ट्रेस्ड। बोल रहा है सभी ने अपना पैसा दे दिया है, लेकिन वो आदमी जिससे 1,000 रुपया कॉल्स इन एरियर था वो नहीं दिया है। तो अब आप बैलेंस शीट के ऊपर आइए और देखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स था जिसमें 80 पैसा कॉल हुआ था, मतलब 20 पैसा अभी भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर 1 रुपया वाला है। तो हम बोले सर 1 लाख लोगों से 20 पैसा मांगना है। बोले हां। फिर क्वेश्चन आगे लिख दिया
कि जो कॉल्स इन एरियर 1000 रुपया जिस आदमी से था वो हमको मिला ही नहीं, तो उससे पैसा भी नहीं मिला। तो हम बोले सर जिस आदमी से 1000 का कॉल्स इन एरियर है, बैलेंस शीट में देखिए वहां पे आपको दिखेगा कि सर वैसे लोग 5000 है, 5000 शेयर्स का 1000 रुपया नहीं मिला है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 1 लाख इक्विटी शेयर में 5000 इक्विटी शेयर जिनको दिए थे उनसे हमको वो 20 पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो आदमी ही नहीं मिल रहा है हमको। तो हम बोल सकते हैं कि सर 95,000 लोगों से 20 पैसा करके लिक्विडेटर को पैसा मिला होगा। एम आई करेक्ट? बिल्कुल। कि सर 1 लाख में अगर 5000 को हम खोज ही नहीं पाए हैं तो कितने लोगों से पैसा मिला होगा? 95,000 से। तो 95,000 लोग 20-20 पैसा करके अपना पैसा भेज दिए। आगे बढ़ो। द लिक्विडेटर मेड हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अगस्त 31, 2014। लिक्विडेटर कब पेमेंट कर रहा है? बोल रहा है 31 अगस्त 2014 को। हिज एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 305। इसका भी खर्चा हुआ है लिक्विडेशन में 305 रुपया का। हिज रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड एट अ सम इक्वल टू 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा? बोल रहा है जो पैसा ये रियलाइज कराएगा उसका 2%। तो जो एसेट्स बेचा होगा लिक्विडेटर अपने हाथ से उस पे 2% मिलेगा। एंड 1% ऑन द अमाउंट व्हाटसोएवर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। और 1% दिया जाएगा जो पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जिस लिक्विडेटर को क्यों लाया गया है? लायबिलिटी के पेमेंट के लिए। तो लायबिलिटी को जब पेमेंट करने जाएगा उस समय जो पेमेंट होगा उस पे 1% का इसको क्या मिलने वाला है? रेम्यूनरेशन। बोल रहा है प्रिपेयर रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शुड बी रिकॉर्डेड इन द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बोल रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आप कहां दिखलाइएगा? फाइनल स्टेटमेंट लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में दिखलाइएगा। बोले ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिसीवर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद जब ये बन जाएगा तभी आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि सर जब तक ये अपना काम बंद नहीं करेगा ये अपना काम चालू नहीं कर सकता है। सबसे पहले क्या है? तो रिसीवर बोला था कि कलेक्शन हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से 12,490 रुपीज। तो बोले सर इसको पैसा मिला होगा, एसेट्स रियलाइज कराया है। एक तो ट्रेड रिसीवेबल कितने का? 12,490। और दूसरा इन्वेंट्री, ये कितने का है? इन्वेंट्री 30,792। उसके बाद इसका खर्चा, तो हम बोले सर रिसीवर का रेम्यूनरेशन, एंड एक्सपेंसेस जो कि है 2,800। अब उसके बाद क्या होगा? सर ये पेमेंट करेगा एक तो डिबेंचर को, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितने का है? डिबेंचर का प्रिंसिपल 20,000। और सर इंटरेस्ट, सर एक इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है। हम बोले हाँ, वो तो 31 मार्च तक का बाकी है 375। हम बोले हाँ, एक और भी इंटरेस्ट है। अच्छा एक साथ जोड़ के लिख देंगे। हम बोले सर एक इंटरेस्ट तो है 375। हम बोले बिल्कुल, प्लस एक और भी इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? पेमेंट जून में हो रहा है, बैलेंस शीट मार्च का है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट और, तो 20,000 के ऊपर। बताओ डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 3 मंथ। तो आइए निकाले कितना पैसा आएगा, बताइए। 20,000 का पहले निकालिए 5%, डिवाइड कीजिए 4 से, 250 प्लस 375, 625 रुपीज। तो सर डिबेंचर वालों को पेमेंट हो गया। उसी तरह बैंक लोन है सर, उसका भी पेमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर वो भी रैंक करता है जस्ट लाइक डिबेंचर। कितने का बैंक लोन है? 8,800।
क्या इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल। 3 महीने का इंटरेस्ट, इसका रेट कितना है? 5.5%। तो बोले सर 8800 का 5.5% फॉर हाउ मेनी मंथ? 3 मंथ। निकालिए कितना आएगा ये। 8800 का 5.5%, 121 रुपीज। जोड़ के बाहर 8921। क्या रिसीवर का काम खत्म? जी, रिसीवर का काम खत्म। क्या वो इसके आगे पे करेगा? ना, वो बोलेगा भाई हमको तो यही दोनों अपॉइंट करवाया था, तो जब हम इसका पेमेंट कर दिए हैं तो आय का काम क्यों करेंगे? उसका आय का काम करेगा, पैसा थोड़ी मिलेगा हमको, ये तो करेगा नहीं। ये बोलेगा लाओ, बाकी पैसा ये बोलेगा भाई लिक्विडेटर पकड़ो और निकलो। आइए जोड़े कितना पैसा आ रहा है टोटल। 12,490 प्लस 30,792, 43,282 माइनस 2,800 माइनस 20,625 माइनस 8,921। बैलेंस कितना बचेगा? 10,936। ये पैसा ये किसको ट्रांसफर कर देगा? सर लिक्विडेटर को। बैलेंसिंग फिगर, इसका काम खत्म। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा कोई भी बात हम बोले हैं जो दिमाग के ऊपर से चला जाए? क्योंकि सर रिसीवर जस्ट लाइक लिक्विडेटर की तरह एक्ट करता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, वो ये है कि जो इसको अपॉइंट करता है बस ये वहीं तक पेमेंट कराता है, रैंक को ये भी फॉलो करता है। अगर इसको अपॉइंटमेंट अनसिक्योर्ड कराता तब भी वो पहले डिबेंचर का और बैंक लोन का पेमेंट करता, फिर अनसिक्योर्ड का पेमेंट करता, और फिर जो पैसा बचता वो लिक्विडेटर ट्रांसफर कर देता। ठीक बात। अब बात करते हैं लिक्विडेटर, ये तो जानते ही हम लोग। तो लिक्विडेटर क्या बोलेगा? सबसे पहले ये बोलेगा हमको रिसीवर से पैसा मिला। कितना पैसा मिला? हम बोले बस यहां लिख देगा रिसीवर रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट 10,936। ये मिल गया इसको। अब ये भी एसेट्स बेचेगा, एसेट्स रियलाइज। एक सेकेंड, चलिए एसेट्स रियलाइज। क्या क्या बेचा सर? ये फिक्स एसेट्स को बेच दिया, इन्वेंट्री को बेच दिया और ट्रेड रिसीवेबल को बेचा। फिक्स एसेट्स कितने में बेचा? पढ़िए, बोला है फिक्स एसेट्स को बेचेगा 42,886। बोले गुड। इन्वेंट्री को भी बेचा 28,339। और लास्टली बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल से बाकी पैसा मिल जाएगा। तो पहले ये देखो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल था कितने का? 21,365। इसमें से 12,490 तो ऑलरेडी रिसीवर पैसा ले चुका था, तो जो बैलेंस बचेगा वही मिलना है। तो हम बोले सर बोला है पूरा मिल जाएगा, तो ठीक है। 21,365 माइनस 12,490, दिस विल कम 8875। इसके बाद बोला है कॉल करेंगे इक्विटी से, कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर। कितना कॉल होगा ये बताइए। हम बोले सर 1,00,000 इक्विटी शेयर है, लेकिन उसमें से 5,000 इक्विटी शेयर खोज ही नहीं पाए। 5,000 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन बोला है जो आदमी कॉल्स इन एरियर नहीं दिया है वही हमको ये पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि खोज नहीं पाए। तो 1,000 रुपया का जो कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है उसमें कितने सारे शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स हैं, उन्हीं ने पैसा नहीं भेजा है। तो हम बोले सर 95,000 शेयर से पैसा मिलेगा, कितना रुपया करके? 20 पैसा करके। तो 95,000 इंटू 20 पैसा कितना आएगा?
19,000। ये है टोटल कलेक्शन मेड बाय लिक्विडेटर। आइए जोड़ के बताइए टोटल कितना आया। 42,886, 28,339, 19,000 और 10,936। टोटल आएगा 1,10,036 रुपीज। तो सर इतना ही पैसा है जिसको वो बांट सकता है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीगल एक्सपेंस है ही नहीं, तो सर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। इस पे क्या बनाना होगा, नोट 1। फिर आएगा लिक्विडेशन का एक्सपेंस, जो कि दिया हुआ है 305 रुपीज के आसपास, 305 रुपीज। हम बोले सर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालिए। आइए नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। सबसे पहले पढ़िए क्या बोला था, हिज रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड एट ए सम इक्वल टू 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज बाय हिम। जो पैसा वो रियलाइज करके लाएगा उसका 2%। तो पक्का बात है जो रिसीवर से उसको पैसा मिला है वो पैसा तो वो रियलाइज नहीं कराया, वो तो बैठे बिठाए मिल गया उसको। तो वो रियलाइज कौन सा अमाउंट कराया, बोले सर एसेट्स बेच करके और कॉल से जो पैसा आया। ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा है अमाउंट रियलाइज, वो ये नहीं बोला एसेट्स रियलाइज। अगर बोलता एसेट्स रियलाइज तो बस इन 3 पे देते, लेकिन अमाउंट रियलाइज में सर ये भी आएगा। रिसीवर क्यों नहीं आएगा, क्या लिक्विडेटर ये पैसा लिक्विडेटर रियलाइज कराया है? नहीं, वो तो रिसीवर ला के हाथ में दे दिया है कि लो पकड़ो बैलेंस पैसा। तो सर इसके ऊपर 2%, हम आओ 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम। तो सर 2% निकालिए, क्या क्या लेंगे, 42,886 प्लस 28,339 प्लस 8,875 प्लस 19,000। सबका जोड़िए 2% बताइए। तो सर 42,886, 28,339 प्लस 8,875 प्लस 19,000, इसका 2%, दिस विल कम 1982। और भी कुछ बोला है, हम बोले बिल्कुल और भी कुछ बोला है सर। क्या बोला है, 1% ऑन द अमाउंट व्हाट सो एवर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मेरा बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या है इसका मतलब। मेरे पास 1,10,036 रुपया है। क्वेश्चन बोल रहा है जो पैसा तुम बांटेगा उस पे 1% का और कमीशन देंगे। तो एक मन में तो ख्याल आ सकता है कि सर यही पैसा तो बांटेंगे तो इसी का 1% दीजिए। हम बोले नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, एक बात बताओ, कोर्ट तुमको किसके लिए अपॉइंट किया था? सर लायबिलिटी का, एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है। क्या कोर्ट तुमको यह बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने आप को? तुम जो खुद पैसा लेगा, कोर्ट को पैसा देगा और लिक्विडेशन में खर्चा करेगा। क्या कंपनी के पास तुम इसके लिए आया था? ना, कंपनी के पास तुम आया था कि बैलेंस शीट को जो पेमेंट होगा, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी होता है उसको जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल। तो हम बोले सर इतना रुपया में जो पैसा तुम अपने आप को दिए हो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ वो पैसा आता है
जब लाइबिलिटी को पे होता है तो हम बोल सकते हैं कि सर जो 1,10,036 रुपया है उसमें अपने आप को कितना दिया है 1982। इसके ऊपर कमीशन नहीं, क्योंकि ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बांट थोड़ी रहे हैं, ये तो आप खुद लिए हैं। बांटना किसको बोलेंगे? जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होते हैं उनको जब पे करेंगे तब बोलेंगे सर बांटना शुरू हो गया, अब बंटवारा शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जो 305 रुपया का तुम खर्चा किया है वो बांटना थोड़ी हुआ, वो तो एक्सपेंस है आपके लिए, वो तो आप एसेट्स को बेचे हैं, उसमें खर्चा हुआ है बेचने में। बांटना अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। बांटना कब स्टार्ट होगा? बोले सर अब स्टार्ट होगा। तो एक बात सोचो, ये जो पैसा है घटाने के बाद इस पे कितना देना है? हम बोले सर 1%। इसको घटाने के बाद जो पैसा बचेगा क्या वो सारा का सारा बट जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि सर इसमें से घटने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें आपको अपना रेम्यूनरेशन भी लिखना है और बांटना भी है। तो सर दो लोगों का पैसा बाकी है, बांटने वाला एक आदमी और एक आदमी खुद अपने। तो सर 1 by कितना लिखेंगे? 101। आई होप आप समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। हम बोले आओ सॉल्व करें। तो सर 1,10,036 माइनस 1982 माइनस 305 डिवाइडेड बाय 101, दिस विल कम 1066.8। तो सर 1067 ले लीजिए। तो ये निकल गया रेम्यूनरेशन। जोड़ लीजिए अब 1982, तो ये आएगा 3049। दिस इज योर रेम्यूनरेशन। चलिए आपको दिख रहा होगा आई होप। तो सर ये आएगा 3049 कि सर ये है रेम्यूनरेशन। काम खत्म। अब होगा पेमेंट शुरू। क्या डिबेंचर वालों को ये पेमेंट करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे हो चुका। क्या बैंक लोगों को ये पे करेगा? नहीं, यहां पे हो चुका। तो सर अब सीधा अनसिक्योर्ड को पे करना है। अनसिक्योर्ड में एक आएगा प्रेफरेंशियल और बाकी कौन आएगा? अदर। हम बोले सर प्रेफरेंशियल का तो लिस्ट बताया है क्वेश्चन। कौन कौन आएगा उसमें? बोले सर जितना गवर्नमेंट का पैसा है, लोकल टैक्स, सेल टैक्स, ये सब लिखिए। सेल टैक्स, इनकम टैक्स और एक है सर सैलरी। सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च। कितना कितना है बताइए पैसा? 148 प्लस 130 प्लस 500 प्लस 2600। तो निकल गया सर प्रेफरेंशियल क्रेडिट। जोड़िए 148 प्लस 130 प्लस 500 प्लस 2600, 3378। और मजा का बात क्या है? टोटल क्रेडिटर है सर 83145। ये है टोटल। हम बोले सर टोटल में से प्रेफरेंशियल निकाल लिए, तो क्या बैलेंसिंग फिगर से अदर नहीं निकल जाएगा? अगर 83,145 में 3,378 रुपीज प्रेफरेंशियल है, तो जो बाकी बचा हुआ होगा वही तो अदर होगा। तो सर इसमें से इसको घटा दीजिए, मिल जाएगा आपको अदर। कोई झमेला है ही नहीं फिर तो। 83,145 79,767, ये कितना आएगा? 79,767। हो गया। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि इन सबको पे कर दे? हां। इसके बाद नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल। कैपिटल कितने का है बताइए? कैपिटल है सर 20,000। लेकिन सर आपके पास 20,000 है? हम बोले बिल्कुल है। क्या कोई डिविडेंड का ही पैसा बाकी है? नहीं। तो सर यहां लिखिए 20,000।
और बैलेंस जो बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए अब देखते हैं कितना पैसा बचा। 1,10,036 रुपीज में 3049 माइनस 305 माइनस 83,145 माइनस 23,000, तो सर पैसा बच जाएगा 3537। 3537 फिर से एक बार देख लीजिए, 3537 ही आ रहा है ना। 1,10,036 रुपीज माइनस 3049 माइनस 305 माइनस 83,145 माइनस 20,000। जी हाँ, 3537। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। और इसी का सिमिलर अगर आपको बनाना है तो इलिस्ट्रेशन बनाइएगा, एकदम सिमिलर इसी की तरह है। इलिस्ट्रेशन नंबर शायद वो 11 है, एक बार हम चेक कर लें वो कौन सा नंबर है। जहां तक हमको याद है 11 है वो। जी हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है। जो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस पॉइंट से आप वो बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, एग्जाम में आएगा तो फिर कुछ ऐसा ही आएगा। लिखिए, ये आया था 3378। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। लिखा है बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2013। हो सकता है आपका भी डेट कुछ और हो। द बैलेंस इन द बुक्स ऑन दैट डे वेयर, बोल रहा है उस दिन का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। किस दिन का? 31 दिसंबर का। शेयर कैपिटल में है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 5 लाख, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 90 पेड, मतलब कंपनी चाहे 10 रुपए मांग सकती है इससे। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 80 पेड। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लॉस है 3,70,000 का। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर 12% मोर्टगेज लोन है ऑन बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग आप गिरवी देके रखे हैं तो सर बिल्डिंग बेच के जो पैसा आएगा पहले इस लोन का पेमेंट किया जाएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट इफ एनी, अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो भी पे करना होगा। 6% डिबेंचर जो फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड है। प्रेफरेंशियल है 50,000, क्रेडिटर है 3 लाख, टोटल है 16,30,000। एसेट्स के अंदर बिल्डिंग मशीन लोन दिया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अनएमोटाइज प्रीमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है जिसका कोई काम होता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन 12% मोर्टगेज लोन एंड 6% डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2013। बोल रहा बैलेंस शीट के डेट तक 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट हम लोग लोन के ऊपर और डिबेंचर के ऊपर ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बोले वेरी गुड। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन एक्चुअल कैश रियलाइज्ड बाय हिम। लिक्विडेटर को बोला कि भाई तुम जितना पैसा रियलाइज करके खुद से लाएगा उस पे तुमको 3% का कमीशन देंगे, एक्सेप्ट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक पे नहीं देंगे क्योंकि वो तुम रियलाइज कराता नहीं है। एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्विटी शेयर होल्डर, और बोल रहा है जो इक्विटी को तुम पेमेंट करेगा उस पे भी तुमको हम 2% का कमीशन दे देंगे। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज इन एरियर फॉर 2 years, 2 साल का डिविडेंड बाकी है, प्रेफरेंस पे देना पड़ेगा। द एरियर आर पेएबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन। द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। बिल्डिंग 50% ओवर बुक वैल्यू, बिल्डिंग 50% महंगा बिकेगा। मशीन 20% लेस, मतलब मशीन 20% सस्ता बिकेगा। इन्वेंट्री 5% लेस, ट्रेड रिसीवेबल 10% लेस। बोले ठीक है सस्ता बिकेगा। लोन वाज होली बैड, बोल रहा है जो एसेट्स में आपको लोन दिख रहा है मतलब आप किसी को लोन दिए थे वो डूब जाएगा, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹13,250। लिक्विडेशन का खर्चा है 13,250 रुपया। बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय द लिक्विडेटर, बोल रहा है बिल्डिंग को लिक्विडेटर खुद बेचा था, तो जब खुद बेचा था तो पक्का बात है कमीशन भी वो खुद लेने आएगा। अज्यूमिंग द पेमेंट वाज मेड ऑन 31 मार्च 2014। क्या बोला? ये मानिए कि पेमेंट मार्च में हुआ, बैलेंस शीट कब का था? 31 दिसंबर। पेमेंट कब हुआ? 31 मार्च। 3 मंथ का डिले हुआ है पेमेंट में, तो क्या 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर? हां। और डिबेंचर पे? हां, दोनों पे देना पड़ेगा सर, क्योंकि पेमेंट में डिले कीजिएगा तो बैलेंस शीट से लेके पेमेंट के डेट तक आपको
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोल रहा बना के दिखाइए, वही लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलिए सर, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? 40,000। उसके बाद एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज बताओ क्या आएगा? सर एसेट्स रियलाइज में आएगा मशीन, कितने का है? 6 लाख। लेकिन सर 6 लाख आएगा नहीं, मशीन में कितना कम होगा? 20%। तो ये तो सर 4,80,000 होगा। सर बिल्डिंग, बिल्डिंग तो सरप्लस में आएगा, इसमें थोड़ी आएगा, वो तो आप गिरवी देके रखे हैं। उसके बाद लोन, लोन तो 0 हो जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 3 लाख, लेकिन सर इन्वेंट्री में भी 5% कम मिलेगा, तो 2,85,000। और बताओ सर ट्रेड रिसीवेबल जो कि है 4 लाख, और इसमें कितना कम मिलेगा? सर इसमें भी आपको मिलेगा कम 10%, तो सर 3,60,000। उसके बाद अब आएगा सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड, तो सर बिल्डिंग, बिल्डिंग 2 लाख का है, लेकिन सर वो 50% महंगा बिकेगा, तो कितना आएगा? 2 लाख के ऊपर 50% जोड़ दीजिए, 3 लाख, माइनस मोर्टगेज लोन, कितने का है लोन? सर 1 लाख। क्या इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड हो जाता है? हां, जब उसका लोन सिक्योर्ड है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी सिक्योर्ड है। सर इंटरेस्ट क्यों देंगे? क्योंकि पेमेंट डिले हुआ है, बैलेंस शीट है दिसंबर का, पेमेंट हुआ है मार्च में, तो क्या 3 महीने का नहीं दोगे इंटरेस्ट? बिल्कुल। तो सर 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ? फॉर 3 मंथ। दिस विल कम 3,000। तो सर जो पैसा बच जाएगा वो इसके हाथ में। क्या कोई कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर से? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कॉल करना है। तो सर हो गया, फिर तो जोड़िए और बताइए टोटल पैसा कितना है। तो चलिए जोड़ा जाए और बताया जाए कि कितना पैसा टोटल आएगा। 40,000 प्लस 4,80,000 प्लस 285 प्लस 360 प्लस 197, 13,62,000। तो लिक्विडेटर के पास इतना पैसा अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे पहले लीगल एक्सपेंस वो नहीं है, तो सर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, ये तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या बनेगा? नोट 1। तो नोट 1 बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा था। बोला था 3% अमाउंट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर। बोले सर 3% ऑफ कैश रियलाइज्ड बाय हिम। तो क्या क्या वो खुद से बेचा है? बोले सर सारा चीज वो खुद से बेचा है, बिल्डिंग भी वो खुद से बेचा, ये क्वेश्चन बोला है। तो सर 480 प्लस 285 प्लस 360 प्लस 3 लाख, इन सभी के ऊपर 3%। तो जोड़िए 480, 285, 360,
3 लाख। बताइए कितना आएगा? 480, 285, 360, 3 लाख। तो सर 3% निकालना है 14,25,000 का। 42,750। ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या बोला है? 1% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 1% ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर। तो ये सर निकालना पड़ेगा, ये तो अभी लंबा प्रोसेस है। बोले ठीक है, आगे बढ़ो। लिक्विडेशन का खर्चा, बताओ लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना है? 13,250। इसके बाद अगला नाम डिबेंचर होल्डर्स का। सबसे पहले किसको पे करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। डिबेंचर में देखिए 6% डिबेंचर है, कितने रुपए का? 2 लाख। क्या इंटरेस्ट भी देना होगा? हां। कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों देंगे 3 महीने का? बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, पेमेंट हुआ है 31 मार्च, डिले इन पेमेंट, इसीलिए देना होगा इंटरेस्ट। तो सर 2 लाख के ऊपर रेट है 6%, देना है कितने मंथ का? 3 मंथ का। तो सर ये भी आएगा 3,000, 2,03,000। उसके बाद अनसिक्योर्ड, और क्वेश्चन कितना दयावान है, वो खुद ही बता दिया है। प्रेफरेंशियल कितना और बाकी अदर क्रेडिटर कितना। प्रेफरेंशियल है 50 और अदर है 3 लाख। क्या पेमेंट कर पाएंगे? हां, आराम से, बहुत पैसा है, 13,62,000 है, आराम से पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक तो कैपिटल, बताओ कितना कैपिटल है प्रेफरेंस वालों का? 5 लाख। और डिविडेंड, तो सर डिविडेंड 2 साल का देना है। बोले ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान से, 5 लाख का फेस वैल्यू, जिसके ऊपर 10% देना है, कितने ईयर के लिए? 2 साल के लिए। कितना आएगा? 1 लाख। और फाइनली हम लोग पहुंच गए, कहां पहुंच गए? इक्विटी को पेमेंट करने। जितना इक्विटी को पे होगा उसका 1% क्या देना है? लिक्विडिटी को रेम्यूनरेशन। बोले आइए निकालें। हम बोले सर टोटल पैसा हम लोग के पास 13,62,000 था। बोले हाँ, उसमें से 42,750 तो जो अमाउंट रियलाइज पे कमीशन बना वो कट गया होगा। हम बोले बिल्कुल। 13,250 भी कट गया होगा, बिल्कुल। 2,03,000 भी कट गया होगा, उसके बाद 350 भी कट गया होगा, और उसके बाद 6 लाख भी कट गया होगा। सारा पैसा देने के बाद जो पैसा बचा है वो किसके लिए है? बोले सर 2 लोगों के लिए, इक्विटी के लिए और ये रेम्यूनरेशन के लिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये 1/100 होगा? बोले बिल्कुल, ये 1/100 ही होगा। तो चलिए माइनस कीजिए और बताइए। सॉरी 2% है, मेरा गलती, ये 2% है। तो फिर सर ये 2/102 होगा। तो चलिए माइनस करें पहले, 1 सेकेंड। 13,62,000 माइनस 42,750 माइनस 13,250 माइनस 2,03,000, 3,50,000 और 6 लाख।
ये आएगा सर 1,53,000 अभी भी बचा हुआ है, पेमेंट करना है 2/102, दिस विल कम 3,000। निकल गया रेम्यूनरेशन कितना 45,750। तो इसको कितना पेमेंट हुआ 1,50,000 कि सर 1,50,000 रुपया पेमेंट होगा। लेकिन मजा का बात क्या है, यहां पे दो तरह का लोग है, एक है 90 रुपया जो पे किया है, एक है 80 रुपया वाला, एक है 5,000 इक्विटी शेयर। कितना पे है इसमें 90 पेड, और एक है 5,000 इक्विटी शेयर जो कितना पेड है 80 पेड। एक बात बताओ, जो 1.5 लाख बचा है क्या दोनों को बराबर बराबर बंटना चाहिए? एक आदमी अपना पॉकेट से 90 रुपया दिया है कंपनी को, एक आदमी अपने पॉकेट से 80 रुपया दिया है। कंपनी बोल रही है भाई बचा हुआ है 1.5 लाख, तुम दोनों मिला के 10,000 लोग हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सर जो लोग 90 दिया है उसको अधिक पैसा मिलेगा, जो लोग 80 दिया है उसको कम पैसा मिलेगा? बोले हाँ। कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में सिखाए थे, लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए कि हाँ सर 13 नंबर क्वेश्चन में आप सिखाए थे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम बोले एकदम वैसे ही होगा। एक बात सोचो, अगर ये 90 है, अगर ये आदमी भी 90 हो जाता तब तो बराबर बराबर बांटने में दिक्कत था ही नहीं। तो बराबर बांटने के क्या करना पड़ेगा सर, इस आदमी से कंपनी एक नोशनल कॉल करेगा कितने का 10 का। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि सर दोनों आदमी बराबर बन जाएगा। जैसे ही दोनों बराबर बन जाएगा फिर हम बोल सकते हैं कि 1.5 लाख में 75,000 इसको दे दीजिए, 75,000 इसको दे दीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन। आइए कैलकुलेशन करें, ये मिटा रहे हैं, ये काम का नहीं है। तो आइए दूसरा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। सबसे पहले कितना अमाउंट अवेलेबल है 1.5 लाख। इसमें क्या जोड़ेंगे, नोशनल कॉल। किससे करेंगे नोशनल कॉल, 80 वाले से कि 90 वाले से? सर 80 वाले से। कितना, उतना मांगेंगे जिससे 80 वाला इसके बराबर बन जाए। तो सर 80 वाले से 10 रुपया मांग लीजिए तो इसके बराबर बन जाएगा। नोशनल कॉल, नोशनल का मतलब मन घड़ंत, मन में कर रहे, रियलिटी में मांग नहीं रहे उससे हम। तो 5,000 लोग हैं, 80 वाले 10 रुपया करे, कितना मांगेंगे 50,000 टोटल अमाउंट। अब जो पैसा है, अगर हम कंपनी बोल रही अगर हम इससे भी 10 रुपया मांग ले तो इक्विटी वालों के लिए कितना अमाउंट बन जाएगा 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, हम बोले सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि अब सब बराबर हो गया, ये 5,000 ये 5,000 10,000, तो अमाउंट पर शेयर निकल गया। ₹20। तो हम बोले सर इसको आप 20 रुपये करके लौटाइए। हम बोले ठीक। तो सर इसको कितना पैसा मिलेगा, हम बोले 1 लाख। इसको कितना देंगे, हम बोले सर इसको ही 20 दीजिए। इसको 20 दे देंगे दोस्त, इसको तो 20 तब देते ना जब ये 90 होता। तो कंपनी बोलती भाई तुमको अगर 20 चाहिए तो पहले तुम हमको 10 दो, फिर तुमको हम 20 देंगे। 10 लेकर के हम 20 देंगे, इससे बढ़िया नहीं होगा कि सर 10 लीजिएगा 20 दीजिएगा, तो उसके पॉकेट में सिर्फ 10 का ही तो फायदा हुआ। क्योंकि जब वो अपने पॉकेट से, शेयर होल्डर अपने पॉकेट से 10 निकालेगा और फिर अपने पॉकेट में 20 डालेगा तो उसके पॉकेट में सिर्फ 10 रुपया ही एक्स्ट्रा गया। हम बोले बिल्कुल। तो सर उसको 10 रुपया करे कितना दे दीजिए 50,000। आई होप आप समझ गए कि हां सर जो 10 रुपया का नोशनल कॉल है वो आप इस 20 रुपया में काट लिए और बचा हुआ 10 रुपया उसको दिए। बोले हाँ, क्योंकि कंपनी उससे रियलिटी में कोई कॉल करना नहीं चाहती है, क्योंकि कॉल करने में खर्चा होता है, चिट्ठी भेजो, एम्प्लॉय लगेगा, कंप्यूटर में एंट्री करो, कोई झमेला नहीं।
मन में अपना कर लिए कि अच्छा सब बराबर होते तो 20 रुपया मिलता, तो 90 वाले को तो 20 दे दिए, जो 80 वाला था उसको बोले भाई तुमको 10 ही मिलेगा, क्योंकि 20 तुमको तब मिलता जब तुम 90 वाला होता, 90 वाला होने के तुमको पहले 10 देना पड़ेगा, तुम हमको 10 देगा, हम तुमको 20 देंगे, तो नेट में तुम्हारे पास तो 10 ही रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वही 10 रुपए ले लो, बात खत्म। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। लिखा है एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जुलाई 2013। एट दैट डेट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बोल रहा है एक्स लिमिटेड जो है वो वॉलंटरी लिक्विडेशन पे जा रहा है 1 जुलाई 13 को, और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है 12,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 1,20,000, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस है 30,000 का, 5% डिवेंचर 60,000 का, और ट्रेड पेबल 1,03,000 का। एसेट्स के अंदर प्लांट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बैलेंस शीट का टोटल है 4,53,000। द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर हैड बीन पेड अप टू 30 जून 2013। बोल रहा है 30 जून 2013 तक का प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया गया है। द लिक्विडेटर सोल्ड द प्लांट एंड इन्वेंट्री फॉर ₹2,75,000 एंड रियलाइज ऑल द ट्रेड रिसीवेबल एक्सेप्ट वन ऑफ ₹25,000 विच प्रूव टू बी इरिकवरेबल। बोल रहा है प्लांट और इन्वेंट्री मिला करके 2,75,000 में बेच दिया लिक्विडेटर, और जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें 25,000 का रिकवरी नहीं हो पाया, बाकी सारा हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल है 1,50,000 का, उसमें से 25 का रिकवरी नहीं हुआ, तो कितना रिकवरी हो गया 1,25,000 का। फिर आगे लिखा हुआ ही एडमिटेड द क्लेम ऑफ ऑल द क्रेडिटर, क्रेडिटर का पूरा पेमेंट कर दिया। 5,000 ऑफ विच वेयर प्रेफरेंशियल, तो क्रेडिटर के अंदर 5,000 क्या है प्रेफरेंशियल है। तो आप देखेंगे तो क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा ट्रेड पेबल 1,03,000, उसमें से अगर 5,000 प्रेफरेंशियल है तो 98,000 किस में आ जाएगा, अदर के अंदर आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 1,600 एंड डिबेंचर वेयर रीपेड ऑन December 31, 2014। और बोल रहा है डिबेंचर का पेमेंट कब हो रहा है 31 दिसंबर 2014। डेट ठीक कीजिएगा, डेट होगा पेमेंट का, डेट ऑफ पेमेंट आप यहां ठीक कीजिए। वहां होगा 31 दिसंबर 2013, ये होगा डेट। वो डेट गलती लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, क्योंकि उस हिसाब से 1.5 साल हो जाता है। 1.5 साल नहीं है, वो 6 महीना बाद ही पेमेंट हुआ है। उसके बाद आगे है द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज। जो पैसा रियलाइज हुआ है लिक्विडेटर से उस पर 2%। क्या कैश पे देंगे? नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे नहीं देंगे। एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। और बोल रहा है जो पैसा आप इक्विटी वालों को देंगे उसके ऊपर 2%। वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, सेम वैसे ही होगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड बिफोर पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोल रहा है डिविडेंड आप पे कीजिएगा, तो 1 साल का डिविडेंड जो है वो पे कर देंगे। इग्नोरिंग इनकम टैक्स, बोल रहा है इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहा है बनाइए लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने का है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 3,000। उसके बाद आएगा एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें क्या क्या है, एक तो है प्लांट एंड इन्वेंट्री, ये ज्वाइंटली बेच दिया हुआ है वैल्यू, इसलिए ज्वाइंटली लिख रहे हैं। कितने का? 2,75,000। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल, जो कि है 1,50,000 का, लेकिन क्वेश्चन बोला है 25,000 रुपया इरिकवरेबल है, मतलब इससे पैसा नहीं मिलेगा। तो कितना पैसा मिल जाएगा, जोड़िए सर 4,03,000। तो लिक्विडेटर के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4,03,000। सबसे पहले क्या पे होगा, लीगल एक्सपेंस, वो तो है नहीं, तो सर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन इसके ऊपर क्या बनेगा, नोट 1। तो सर नोट 1 में क्या बोला है, 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज।
अमाउंट रियलाइज में कौन कौन आएगा? 275 और 125। क्या कैश आएगा? कैश थोड़ी आएगा, कैश रियलाइज थोड़ी कराया गया, वो तो उसको ऐसे ही मिला है। तो सर ये तो आएगा 8000। दूसरा बोला है 2% ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तो जब पहुंचेंगे तब का तब बात करेंगे। देयर आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1600। लिक्विडेशन एक्सपेंस 1600। उसके बाद अगला नाम क्या? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर में सर प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 60,000, और इसमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। डेट को ठीक कीजिएगा। अगर आप बैलेंस शीट का डेट से क्वेश्चन का डेट को देखिएगा तो वो 1.5 ईयर आ रहा है, वो गलत है। वो 6 महीने के बाद का डेट है, 31 दिसंबर 2013। और अगर मान लीजिए आपके बुक में 19 होगा तो 31 दिसंबर 19 लिखिएगा। कितना इंटरेस्ट? हम बोले सर 60,000 रुपया का 5%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। दिस विल कम 3000। कितना आया? 63। फिर आएगा अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल क्वेश्चन में बताया है कितना? 5000। तो सर अदर कितना होगा? टोटल क्रेडिटर है 1,03,000। अगर उसमें से 5,000 प्रेफरेंशियल है तो अदर कितना होगा? 98। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल कितना है? 1,20,000 और डिविडेंड 10%, 10% कितना आएगा? 12,000। और फाइनली बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर का। सेकेंड नंबर 2% ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बोले सर 4,03,000 हम लोग के पास अमाउंट था, उसमें से 8,000 लिक्विडेटर ले चुका, 1,600 लिक्विडेशन का खर्चा दे चुके, 63,000 डिबेंचर होल्डर को पे कर चुके, 1,03,000 अनसिक्योर्ड को पे कर चुके और 1,32,000 प्रेफरेंस को पे कर चुके। तो जो पैसा बचेगा वो इक्विटी और ये 2% दो लोगों के लिए बचेगा, इसलिए सर 2/102 लिखिए। तो चलिए देखा जाए कितना बचता है। 4,03,000 माइनस 8,000, 1,600 माइनस 63,000 माइनस 1,03,000 माइनस 1,32,000। ये कुछ गलत आ रहा है, ठीक करने दीजिए। ये गलती है, ये आएगा 1,500। तो उसके हिसाब से 61,500। तो 4,03,000 माइनस 8,000, 1,600, 61,500 माइनस 1,03,000 माइनस 1,32,000। तो ये बचा सर 96,900। लेकिन सर पहले आपको 2% देना है तो 2/102, ये आएगा 1,900 रुपीज। तो रेम्यूनरेशन के नाम पे कितना देना है? 9,900। अब जो बचेगा तो सर अब बचेगा 95,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है हम लोग को, कितना सारा इक्विटी शेयर है? 20,000।
तो हर एक के हाथ में कितना आएगा? हम बोले सर क्योंकि सबसे पूरा पैसा मिल चुका है तो 95,000 को डिवाइड कर दीजिए 20,000 से, हर एक के हाथ में कितना आएगा? 4.75, यही आएगा हर एक के हाथ में। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 31 में चले। सर बीच का सारा क्वेश्चन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है दोस्त। बीकॉम में सिर्फ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही हमारे सिलेबस में है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बी लिस्ट, कंट्रीब्यूटरीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आप कहां पढ़ सकते हैं? सीए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2013। हो सकता है आपके बुक में 2019 या 20 कुछ हो। व्हेन इट्स बैलेंस शीट वाज एज अंडर, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है 5,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 ईच फुल्ली पेड 5 लाख, 2,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 75 पेड अप, मतलब कंपनी चाहे तो 25 मांग सकती है इससे। 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 60 पेड अप, तो सर इससे कंपनी चाहे तो 40 रुपए मांग सकती है। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का लॉस है क्योंकि डेबिट बैलेंस है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। ये कौन सा इंटरेस्ट है? 31 दिसंबर 2013 का इंटरेस्ट है ये, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर है। उसके बाद एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन और पेटेंट है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल है बैलेंस शीट का 14,62,500। प्रेफरेंशियल डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का डिविडेंड बाकी है प्रेफरेंस वालों का। एंड द क्रेडिटर इंक्लूडेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 38,000। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर 38,000 किसका है? प्रेफरेंशियल का। तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा 3,18,750, उसमें से 38 किस चीज का है? प्रेफरेंशियल। तो 3,18,750 में 38,000 माइनस कर देंगे तो अदर निकल जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीन 5 लाख, पेटेंट 75,000, इन्वेंट्री 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹27,250। तो सर लिक्विडेशन का खर्चा कितना है? 27,250। लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। लिक्विडेटर को क्या बोला गया? जो तुम एसेट्स बेच के पैसा लाओगे उस पे 3% तुमको कमीशन दिया जाएगा, एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे नहीं दिया जाएगा। अज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर इज टू बी मेड ऑन 30 जून। बैलेंस शीट का डेट क्या था? 31 दिसंबर। पेमेंट कब हुआ है? 30 जून। तो सर दिसंबर का चीज जून में पे किया गया है, 6 महीना डिले हुआ है, तो 6 महीने का क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर वालों को? जी हां। अगर कोई लोन होता तो क्या उस पर भी देते हैं? बिल्कुल देते। बोल रहा बनाइए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। चलिए सर कोई खास बात तो है नहीं। सबसे पहले क्या लिखें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75,000। नेक्स्ट अगला बताओ, एसेट्स रियलाइज। पहला लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। नेक्स्ट अगला आइटम मशीनरी एंड प्लांट 5 लाख। नेक्स्ट पेटेंट 75,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री 1,50,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। उसके बाद खर्चा पे आ गया रेम्यूनरेशन। हम बोले सर जोड़िए, पहले तो ये देखिए कितना पैसा अवेलेबल है, जोड़ो।
75,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 75 प्लस 3 लाख 50, 13 लाख रुपीज टोटल। उसके बाद लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, क्या बोला है इस पे बोला है सर 3% ऑन द अमाउंट एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। तो बोले सर ये जो पैसा है इसके ऊपर, तो इन सबको जोड़िए और उसका 3%, तो सर 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 75,000 तो 0.75 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख। सबको जोड़ के बताइए। तो सर 5 और 3 8 और 2 10, 12,25,000। इसका 3% 36,750, 36,750। ये आपका क्या आ गया? रेम्यूनरेशन आ गया। आगे फिर उसके बाद अगला पेमेंट क्या है? हम बोले सर लिक्विडेशन का एक्सपेंस, कितने का? 27,250। डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर वालों का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2,50,000। क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हम बोले सर 2 इंटरेस्ट है, एक तो पहले से है, एक इंटरेस्ट है, पढ़िए कितने का? 37,500। हम बोले ये तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 6 महीने का। और 6 महीने का क्यों? क्योंकि नीचे में लिखा हुआ था कि सर पेमेंट हुआ है 30 जून को, 30 जून को, बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का, तो सर 6 महीना का एक्स्ट्रा, तो 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, डिबेंचर के बगल में कितना चिपका हुआ है? 15%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। तो चलिए सर बताइए कितना आएगा ये। तो 2,50,000 का 15%, एक मिनट, उसका 6 महीने का और प्लस 37,500, टोटल आएगा 56,250 का इंटरेस्ट। इसका निकाले तो 18,750 आया, पहले से इतना बाकी था, दोनों जोड़ लिए। पेमेंट होगा 3,06,250। इसके बाद आएगा नंबर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्वेश्चन खुद बताया है, अदर हम लोग को निकालना होगा। प्रेफरेंशियल कितना बताया है? 38,000। और मजा का बात क्या है? टोटल क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 3,18,750। तो सर 3,18,750 माइनस 38,000, दिस विल कम 2,80,750। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल और डिविडेंड। तो कैपिटल कितने हैं प्रेफरेंस वालों के? 5 लाख रुपया का। और डिविडेंड कितने साल का बाकी है? 2 साल का। तो बोले सर प्रेफरेंस का डिविडेंड निकाल लीजिए।
5 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। कहां से मिला? प्रेफरेंस के बगल में चिपका हुआ है। और कितने साल का देना है? 2 साल का। तो सर ये तो आएगा 1 लाख रुपया। तो ये भी पे हो गया। अब जो बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर। बताइए कितना आएगा? 13 लाख में 6 लाख माइनस 3,18,750 माइनस 3,06,250 माइनस 27,250 और 36,750, 11,000 रुपया बचा इक्विटी वालों के लिए। और इक्विटी में कितने लोग खड़े हैं? सर इक्विटी में 10,000 लोग खड़े हैं। हम बोले चलिए उसके बारे में बात करें। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल। पर इक्विटी शेयर हर एक पीस का निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? अमाउंट अवेलेबल। ध्यान दीजिएगा 11,000। 2 तरह का शेयर होल्डर है, एक है 75 का, एक है 60 का। हम बोले सर कितना अच्छा होता कि हर एक आदमी अगर बराबर होता। तो 75 वाला है, एक है 60 वाला। तो सर 60 वाले से अगर हम 15 रुपया और मांग ले तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर प्लस कीजिए, नोशनल कॉल, सोचिए कि मांग लिए। तो सर ऐसे लोग हैं 7,500 लोग। कितना रुपया मांगेंगे उनसे? 15 रुपया करके। ध्यान दीजिएगा। तो सर 7,500 इंटू 15, इतना पैसा फिर आएगा। तो सर अमाउंट बढ़ जाएगा। ये होगा फिर टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। ऐसा करने से सर सारा शेयर कितने का बन जाएगा? 75 का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? अब क्योंकि सब लोग इक्वल हो गए हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से सबको जोड़ दीजिए। 2,500 और 7,500 कितना हो जाएगा? 10,000। तो अमाउंट पर इक्विटी शेयर निकल गया। कितना आया सर? 12.35। 75 रुपया वाला को 12 रुपया 35 पैसा करके लौटा देंगे। तो बोले सर ध्यान दीजिएगा, जो 2500 इक्विटी शेयर है उनको कितना लौटाएंगे? सर 12 रुपया 35 पैसा करके। अगर हम इतना पैसा लौटाएंगे तो देखिएगा कि सर वो इतना के बराबर आएगा ही नहीं। हम बोले हाँ अब तो नहीं आएगा। 2500 इंटू 12.35 ये कितना आएगा? सर ये तो 30,000 आ रहा है। हम बोले बिल्कुल। हम बोले हाँ। तो सर फिर तो ये तो गलत हो गया। हम बोले बिल्कुल। सर ये क्या कर रहे हैं? हम बोले समझते हैं बात को। हम बोल रहे भाई जो लोग 75 रुपया दिए हैं उनको इतना पैसा लौटेगा। हम बोले हाँ। तो सर जो दूसरा आदमी है 7,500 वाला वो तो 60 रुपया दिया है, उसको कितना लौटेगा? हम बोले उससे 15 रुपया मांगेंगे और 12 रुपया 35 पैसा लौटा देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर कंपनी उसको 12 रुपया 35 पैसा दे के 15 रुपया लेगी। तो नेट करने पे कंपनी उससे 2 रुपया 65 पैसा और मांग ले रही है। वो बोल रही भाई तुम पहले हमको 15 भेजेगा, हम तुमको 12 रुपया 35 पैसा देंगे। उससे बढ़िया है कि तुम हमको 15 ना दे करके दोनों का डिफरेंस कितना है? सिर्फ 2 रुपया 65 पैसा कंपनी इस बार उससे मांग रही है। तो कंपनी उससे मांगेगी और शेयर होल्डर देगा। तो यहां लिखेंगे कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर। क्या सबसे मांगेंगे? नहीं, सिर्फ 7,500 वालों से। 2,500 से क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि सर वो तो 75 ऑलरेडी पे कर चुका है।
60 वालों से हम 15 रुपया और मांग रहे हैं, तो 15 रुपया ना मांग करके, क्योंकि 15 रुपया मांगेंगे तो 12.5 रुपया 35 देना भी तो पड़ेगा, तो कंपनी नेट कर लेती है। वो कभी भी लेन देन का झमेला नहीं करती, वो बोलती भाई नेट में कितना बच रहा है उतना ही पैसा मांग लेते हैं। तो कंपनी बोलेगी देखो तुमसे हम 15 मांगते, फिर हम तुमको 12 रुपया इतना लौटा देते, तो तुमको कुछ लौटा नहीं रहे, तुम बस दोनों का डिफरेंस दे दो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 रुपया 65 पैसा। मल्टीप्लाई कीजिए और अब आप देखिएगा मैच कर जाएगा अपने आप ये टोटल। तो सर 7,500 इंटू 15 माइनस 12.35, 2 रुपया 65 इंटू 7,500, ये आएगा 19,875। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस 11,000 ही आ रहा है कि सर 30,875 इसको दिए और 19,000 फिर शेयर होल्डर से ले लिए, तो नेट में शेयर होल्डर को कंपनी 11,000 ही दे रही है। बस डिफरेंस ये है कि इन लोगों को पैसा देने की जगह कंपनी उससे पैसा ले रही है और इनको अधिक पैसा लौटा रही है। अब आप इसका टोटल लगाइएगा तो टोटल आएगा 13,19,875। बस यही था इस क्वेश्चन में अच्छाई जो आपको देखना था कि हां सर ऐसा पीछे में भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। हम बोले हां, हालांकि बुक वहां कंसिडर नहीं किया, वो बुक का गलती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बुक एकदम करेक्ट बनाया है। ऐसे ही बनता ही है कि सर जो शेयर होल्डर का पैसा कम पड़ जाता है उससे कंपनी कॉल करके पैसा ले लेता है, और उसको इस तरह से ही सॉल्व करने का तरीका होता है। आई होप यहां तक बात क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। हम लोग का बस यही एक टॉपिक इस चैप्टर में होता है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हम लोग कितना क्वेश्चन कवर करते हैं? 17 क्वेश्चंस और अप्रॉक्स 10 एग्जाम्पल होंगे। अभी हम एग्जाम्पल का नंबर भी लिखेंगे जो आपको सेल्फ ट्राई करना है, क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी क्या है? सॉल्व है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप आंसर गो थ्रू कर लेना, तो वो बन जाएगा। तो हम आपको बताएंगे अभी कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो करना है। जो एग्जाम्पल हम बोलेंगे बस आपको वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। क्या क्या बनाना है? इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11। बस जितना हम बता रहे हैं आपको यही इलिस्ट्रेशन बनाना है अपने बीकॉम एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं बनाना है। याद रखिएगा बीकॉम में सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है, कोई बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता है बीकॉम के लिए। लिखिए।